नमस्कार। चलिए एक दिलचस्प तथ्य से शुरुआत करते हैं। दुनिया का लगभग आधा कंटेनर ट्रैफिक और 2/3 से ज्यादा तेल शिपमेंट हिंद महासागर से होकर गुजरता है। इसी वजह से आज हम इस महासागर के एक बहुत ही खास संगठन IORA को समझने जा रहे हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से ये टॉपिक बेहद जरूरी है, तो आइए इसके हर पहलू को गहराई से जानते हैं। बात यह है कि 2025 भारत के लिए एक बहुत बड़ा साल होने वाला है। क्यों? क्योंकि तब भारत IORA की कमान संभालेगा। ये भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी भूमिका को और मजबूत करने का एक सुनहरा मौका देगा, और यही वजह है कि ये टॉपिक आने वाले एग्जाम्स के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पूरे टॉपिक को हम इन हैंड रिटन नोट्स के जरिए समझेंगे। ये नोट्स ठीक वैसे ही हैं जैसे तैयारी के दौरान बनाए जाते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और जरूरी फैक्ट से भरे हुए। इन नोट्स की मदद से हम IORA की पूरी कहानी को एक साथ जोड़ेंगे। तो हमारी आज की चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले जानेंगे कि IORA आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि इसमें कौन कौन शामिल है, इसका काम करने का तरीका क्या है, इसकी खास पहले कौन सी हैं, और सबसे आखिर में इसमें भारत की क्या भूमिका है और आगे क्या होने वाला है। इस स्ट्रक्चर से हर बात आसानी से याद रहेगी। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। IORA आखिर है क्या और इसकी शुरुआत हुई कैसे? IORA के बनने की कहानी काफी दिलचस्प है और ये एक ऐतिहासिक घटना से जुड़ी है। साल था 1995, जब नेल्सन मंडेला भारत आए थे। तभी पहली बार ऐसे किसी संगठन का आइडिया सामने आया। मतलब इसकी नींव भारत और दक्षिण अफ्रीका के मजबूत रिश्तों पर रखी गई थी, और फिर ठीक 2 साल बाद 1997 में मॉरिशस में इसे ऑफिशियली तौर पर बना दिया गया। ये दोनों साल और ये कॉन्टेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, हर संगठन का एक मुख्य मकसद होता है, तो IORA का मकसद क्या है? आसान भाषा में कहें तो हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और समृद्धि लाना। मतलब ये कि इसके सदस्य देश व्यापार, सुरक्षा, पर्यावरण जैसे मुद्दों पर मिलकर काम करें ताकि इस पूरे क्षेत्र का विकास हो, और वो भी सस्टेनेबल तरीके से। ठीक है, तो ये तो हुई इसके बनने की कहानी। अब सवाल उठता है कि इस संगठन में है कौन कौन। किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए उसके मेंबर्स को जानना बहुत जरूरी है। एक नंबर जो बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है, 23। IORA के कुल 23 सदस्य देश हैं। ये संख्या बताती है कि यह संगठन इस क्षेत्र में कितना फैला हुआ है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन 23 सदस्य देशों के अलावा 12 डायलॉग पार्टनर्स भी हैं। अब ये कौन है? ये वो ताकतवर देश हैं जो सीधे तौर पर हिंद महासागर में नहीं है, लेकिन जिनकी यहां गहरी दिलचस्पी है, चाहे वो आर्थिक हो या रणनीतिक। अब जरा इन नामों पर गौर कीजिए। इससे पता चलता है कि यह संगठन कितना शक्तिशाली है। एक तरफ भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे इस क्षेत्र के बड़े देश हैं, तो दूसरी तरफ डायलॉग पार्टनर्स की लिस्ट देखिए। चीन, रूस, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, मतलब दुनिया के लगभग सारे बड़े खिलाड़ी यहां मौजूद हैं। यह साफ दिखाता है कि हिंद महासागर अब दुनिया की जियोपॉलिटिक्स का सेंटर बनता जा रहा है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि इसमें कौन कौन शामिल हैं, पर सवाल यह है कि इतने सारे देश मिलकर काम कैसे करते हैं, इसका सिस्टम क्या है। चलिए अब इसकी मशीनरी को समझते हैं। IORA का स्ट्रक्चर समझना बहुत आसान है। ये 3 लेयर्स में काम करता है। सबसे ऊपर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जहां सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्री मिलकर बड़े बड़े फैसले लेते हैं। फिर आता है ट्रोइका, जो संगठन को एक दिशा देता है। इसके बारे में हम अभी और जानेंगे। और फिर है सेक्रेटेरिएट, जो इसके रोजमर्रा के कामों को संभालता है। अब ये जो दूसरा पॉइंट था, ट्रोइका, ये IORA का एक बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग सिस्टम है। इसमें 3 देश होते हैं, पिछला चेयर, मौजूदा चेयर और अगला चेयर। इससे होता यह है कि जब भी लीडरशिप बदलती है तो काम में कोई रुकावट नहीं आती और पॉलिसीज चलती रहती हैं। ये सिस्टम संगठन को एक तरह की स्टेबिलिटी देता है। और हाँ, एक और फैक्ट जो प्रीलिम्स में सीधा सीधा पूछा जा सकता है, इसका हेडक्वार्टर यानी इसका सचिवालय कहाँ है? तो जवाब है मॉरिशस के एबेने शहर में। इसे याद रखना जरूरी है। तो ठीक है, हमने स्ट्रक्चर समझ लिया, मेंबर्स के बारे में जान लिया, पर यह ऑर्गेनाइजेशन असल में जमीन पर करता क्या है, इसका असली इंपैक्ट क्या है। चलिए अब इसकी 2 सबसे जरूरी पहलुओं पर नजर डालते हैं। इसके 2 बड़े इनिशिएटिव्स हैं। पहला है इंडियन ओशन डायलॉग या IOD, जो 2013 में शुरू हुआ। इसे एक हाई लेवल थिंकिंग फोरम समझिए, जहां समुद्री सुरक्षा और व्यापार जैसे बड़े मुद्दों पर बात होती है। दूसरा है ISDP यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जमीन पर काम करने वाला प्रोग्राम है, जिसके तहत मछली पालन और टूरिज्म जैसी विकास परियोजनाओं में मदद की जाती है। और अब आते हैं उस हिस्से पर जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत के लिए IORA का क्या महत्व है और भविष्य में भारत की क्या भूमिका होने वाली है। तो हम घूम फिरकर वहीं आ गए साल 2025 पर, जब भारत IORA की कमान संभालेगा। तो ये भारत की सागर पॉलिसी यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के लिए एक जबरदस्त बूस्ट होगा। भारत के पास मौका होगा कि वो समुद्री सुरक्षा और व्यापार जैसे मुद्दों पर सबको साथ लेकर चले। ये जो बात कही गई है, इसका सीधा मतलब यह है कि भारत सिर्फ बातें करने के लिए मीटिंग्स नहीं कर रहा। असली मकसद है एक्शन लेना। समुद्री डकैती, आतंकवाद या क्लाइमेट चेंज जैसी जो भी चुनौतियां हैं, उन पर मिलकर काम करना और एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स तैयार करना। तो अब तस्वीर साफ हो रही है ना? 2025 में चेयरमैनशिप, ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी जनरल भारतीय होना और इतने बड़े बड़े डायलॉग्स की मेजबानी करना, ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भारत अब हिंद महासागर क्षेत्र में सिर्फ एक प्लेयर नहीं, बल्कि एक लीडर की भूमिका में आ रहा है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। जब भारत IORA की बागडोर संभालेगा, तो वो दुनिया के इस सबसे डायनामिक समुद्री इलाके के भविष्य को कैसे आकार देगा? ये आने वाले वक्त का एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल सवाल है, और इसका जवाब देखना वाकई दिलचस्प होगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।